Yes beta, today's we will start the impulse. So impulse is equal to force multiply by time. यहाँ पे लिखा मैंने डी आई मीन चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। अब बेटा जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमने इसको कि ये जो इम्पल्स है वो चेंज हो रही है टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक। जैसे मैंने कल बताया था कि क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। तो ये टाइम इंटरवल एक मैं लिख रहा हूं t1 और एक लिख रहा हूं मैं t2। मींस वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। यहां से ये इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया यहाँ पे बेटा डी आई, और ये इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसके ऊपर आप वेक्टर का यूज करेंगे। डी आई इज आल्सो इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। मैंने बोला इनिशियल टाइम फॉर इम्पल्स इज t1 एंड फाइनल टाइम फॉर इम्पल्स इज इक्वल टू t2। और यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा बेटा मैं ऊपर वाली f इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी के इक्वल। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अब हमने पढ़ा हुआ है कि डी आई, द इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मीन आई। इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, यहां से आई लास्ट वाला सिंबल बचता है बेटा, डी आई इज इक्वल टू, अब दैट इज इक्वल टू एफ इज द डिफरेंट टर्म एंड डी टी इज द डिफरेंट टर्म। मैंने बताया बेटा जब अंदर सेम टर्म होगी तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो डिफरेंट टर्म होगा उसको हमने कॉमन निकाल लेना है। मतलब मैं इसको लिख दूंगा एफ ए बी मीन एवरेज फोर्स, यहाँ पे लगा दिया मैंने एफ ए बी, इसके पैरों में लिखना है एफ ए बी इज द एवरेज फोर्स। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई आपका टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक, यहाँ पे t1 टू t2 और अंदर टाइम इंटरवल है dt। सो नाउ अगेन यू कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो आई, इसके ऊपर वेक्टर का यूज करेंगे, आई इज आल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा बेटा, एफ एफ ए बी मीन एवरेज फोर्स, कितनी एवरेज फोर्स लग रही है, और डी टी का इंटीग्रेशन आएगा बेटा टी, ये मॉड लगा दिया। जब इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू जो है बेटा लास्ट आगे की तरफ चली जाती है, ये t1 और यहाँ पे आ गया आपके पास t2। अब मैंने इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना है, मीन आई इज आल्सो इक्वल टू, ये बेटा जी आपके पास एफ ए बी। अब आपने पढ़ा हुआ है जब हम इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं इट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ए बी। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, टी टू माइनस t1, टी की जगह मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से अब आप ये भी याद रखेंगे कि आई इज आल्सो इक्वल टू, ये डेरिवेशन है बेटा 2 और 3 मार्क्स की, तो आई इज आल्सो इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम एफ ए बी एवरेज फोर्स, और t2 माइनस t1 को मैं लिख दूंगा डेल्टा टी। डेल्टा एंड डी आर द सेम थिंग, डेल्टा टी, यहाँ पे डी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा और डी का मतलब हुआ चेंज इन टाइम इंटरवल। अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज डेल्टा टी, तो आप डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू t2 माइनस t1। और कल भी मैंने बताया था कि अगर आपने इसका यूनिट निकालना है तो ये देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन इनटू, और टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड। अगर आपने फंडामेंटल यूनिट निकालना है तो ये देखो फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एम इंटू ए इंटू एस, ये फंडामेंटल यूनिट है बेटा। तो मास का यूनिट बना आपके पास किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, ए का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर, कल भी बताई थी ये बात मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस, इट मींस S1, इट मींस इट इज इक्वल टू किलोग्राम। हाँ जी बेटा, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट। ये आपकी एसआई सिस्टम है। अगर सीजीएस में बताएंगे तो ग्राम, क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ध्यान से देखना है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो यहां से फिर से सॉल्व करेंगे बेटा। देखो मतलब m इंटू ए इंटू सेकंड को बोल दिया मैंने टाइम t, ठीक है। अब m
ए को सॉल्व करना है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय किसके इक्वल आ गया बेटा, टी के इक्वल, टी रिमेन कैंसल आउट, सो एम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. It means the dimensional formula of impulse is equal to m1 l1 and t raised to power -1. तो आपको पता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द इम्पल्स. ये इम्पल्स है, एसआई यूनिट पूछा तो एसआई यूनिट बता सकते हैं, सीजीएस यूनिट पूछा तो सीजी, ये देखो ये एसआई है. अगर सीजीएस बताएंगे तो क्या लिखेंगे, डाइन इनटू सेकंड. अगर आपको पूछा है फंडामेंटल यूनिट तो ये इट्स योर फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट है इन एसआई फॉर्म और ये फंडामेंटल यूनिट है इन सीजीएस फॉर्म. अगर पूछा है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस. यस पुनीत, यस पुनीत बोलो बेटा. बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी. यस बेटा, नॉट लिसनिंग. हेलो हाँ जी हाँ जी, अब बोलो, अब सुन रहा हूँ. सर, ये इम्पल्स फिर उसके मोमेंटम के इक्वल भी होगी? हाँ जी, मोमेंटम की इक्वल भी होगी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम. तो आप याद रखेंगे इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ये बेटा इसकी डेरिवेशन. अब हम लिसन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है बेटा जसविंदर? यस सर। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट. अगर देखो, लिखो, राइट करो अपनी कॉपी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा. लिखो, शो दैट द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, show that the impulse of a force is equal to is equal to the change in momentum, the change in momentum produced by the force, produced by the force. अगेन रिपीट कर रहा हूं, शो दैट, आपने शो करना है, शो दैट द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. अब देखो बेटा, इसने बोला है चेंज इन मोमेंटम मीन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. यहां से सॉल्व कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखवा है ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है बेटा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीपी अपॉन डीटी. ये बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ, डीपी अपॉन डीटी. ये भी 2 और 3 मार्क्स में हो सकता है, ठीक है. अब मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ से क्या करूंगा, एफ इंटू डी टी. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे क्या बोला है, एफ इंटू डी टी इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, डी पी के इक्वल आ गया, मतलब चेंज इन मोमेंटम हो गया. फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अब बेटा यहां से अगर आप सपोज करें इन टाइम 0 to t, मतलब इनिशियल टाइम 0 है, हियर इनिशियल टाइम 0 है एंड फाइनल टाइम इज टी, और फाइनल टाइम जो है हमारे पास टी है. तो अगर बॉडी जो है चेंज कर रही है अपने मोमेंटम को P1 से लेके P2 तक, जब इनिशियल टाइम है मीन मोमेंटम इज P1 और जब टाइम T है देन फाइनल मोमेंटम इज P2. नाउ we can integrate this equation, mean initial time is 0 and final time is t. Now here f into dt, f into dt, ये बेटा इंटीग्रेट करेंगे. अब इसने बोला मोमेंटम कैन बी चेंज फ्रॉम P1 to P2, मीन हियर इज द मोमेंटम P1, उसने क्वेश्चन में बोला है बेटा चेंज इन मोमेंटम, एंड हियर इज द मोमेंटम P2 एंड द इक्वेशन इज dp. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ गया. अब राइट साइड सॉल्व करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता है इसको आप इम्पल्स बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं.
अब राइट साइड सॉल्व करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, पी, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया पी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे P1, और राइट साइड ऊपर क्या लिखेंगे P2। इट मींस यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मींस P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ये बेटा चेंज इन मोमेंटम आ गया। मीन इसको तो मैंने आई बोल दिया, दिस इज आई, मीन आई फॉर इम्पल्स, आई वेक्टर, मैंने बताया इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर वेक्टर लगाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू P2, जो आपका पुनीत क्वेश्चन था अभी, P2 माइनस किसके इक्वल आ गया, P1 के इक्वल आ गया। और इस इक्वेशन को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोल सकते हैं। अगर आपको आता है कि व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम थ्योरम क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बोला है शो करने के लिए। मतलब आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो आप क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब हाँ जी बेटा, गॉट माई पॉइंट एवरीवन, जसविंदर, पुनीत, यस सर। चलो अब बेटा यस आगे चलते हैं बेटा। जैसे मैंने कल आपको एप्लीकेशन बताई थी, अब आज हम कुछ और एप्लीकेशन इसकी करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अब एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताई थी बेटा मैंने, फर्स्ट एप्लीकेशन आपको ये बताई थी कि ए क्रिकेटर प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल, लिसन केयरफुली, when a ball is catch, the impulse received by the hand is equal to product of the force exerted by the ball and time taken to complete the catch. By moving the hand backward, the cricketer increase the time to catch and force exerted on the hand is become much smaller and does not hurt them. बेटा मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कल बताया था कि जब क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करेगा तो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएगा। पीछे की तरफ क्यों लेके जाएगा, ताकि बॉल को कैच करने के लिए टाइम इंटरवल ज्यादा लगे, और अगर टाइम इंटरवल ज्यादा लगेगा तो फोर्स जो है उसके हाथों में कम लगेगी। इट मीन उसके हाथ जो है हर्ट नहीं होंगे, उनके ऊपर चोट नहीं लगेगी अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है। अगर हाथों को आगे की तरफ करेगा तो टाइम इंटरवल कम लगेगा और फोर्स उसके ऊपर हाथ ज्यादा लगेगी। इट्स योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो क्या एप्लीकेशन बोलेंगे, ए क्रिकेटर प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। अब सेकंड एप्लीकेशन ये है कि a person falling from a certain height receive more injuries when it falls on a cemented floor or it falls on a sand heap। जैसे एक रेत पड़ी हुई है नीचे, ध्यान से सुनना है, रेत को बेटा इकट्ठा करा हुआ है, एक हिप बनाया हुआ है, पैराबोला बनाया हुआ है, और एक बंदा जो है मतलब 11 फुट ऊपर खड़ा है, दो पर्सन है, एक बंदा क्या करता है, एक सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जंप करता है, और एक पर्सन जो है जहां पे आपने सैंड का हिप बनाया हुआ है वहां पे जंप करता है। तो बेटा किसको चोट ज्यादा लगेगी और कैसे इंपल्स रिलेट करेंगे इसको, पुनीत सिंह। सर, जो सीमेंट के फ्लोर पर गिरेगा उसको। बेटा मैंने बोला हाउ टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू इंपल्स। मैंने बोला कि देर आर टू पर्सन, one person the two person standing on 11 foot height in any height, and one person can jump on the cemented floor and one person can jump on the hip of the sand। तो how to सर हाँ हाँ sir, when on cemented floor is hard, so time interval will be less. yes And in sand, that sand will go down and time interval will इंक्रीज, increase. वेरी गुड बेटा। मतलब जब वो सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जंप करेगा तो बेटा टाइम इंटरवल जो है वो कम लगेगा और उसको
उसको चोट लग सकती है, ठीक है, इंजरी हो सकती है। अगर सैंड के ऊपर जंप करेगा तो उसके पैर जो है सैंड के बीच में चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। इट मीन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो है कम लगेगी, मतलब उसको इंजरी होने के चांस कम है, मिनिमम है। और जो सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जंप करेगा उसको इंजरी होने के चांस मैक्सिमम है। तो गॉट माय पॉइंट बेटा, इट्स योर सेकंड एप्लीकेशन। मूव ऑन द थर्ड। व्हाट इज द थर्ड एप्लीकेशन? ए ऑटोमोबाइल, कार, बसेस एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड ए शॉकर। देखा होता है बेटा, आप गाड़ी भी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें शॉकर लगे होते हैं, लगे होते हैं। अब शॉकर क्यों लगे होते हैं? ताकि बेटा कि गाड़ी जब आप किसी खड्डे में आती है तो वो जो स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग को शॉकर बोलते हैं, जो स्प्रिंग लगा होता है वो क्या करता है, कंप्रेस्ड या डिप्रेस्ड करता है। अगर वो शॉकर नहीं लगे होंगे तो बेटा आप मतलब जब गाड़ी खड्डे में जाएगी या मोटरसाइकिल स्कूटर खड्डे में जाएगा तो बेटा उसके ऊपर क्या लगेगा, मीन टाइम इंटरवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और आपको जंप कम लगेगा। मीन स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड या क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर शॉकर नहीं लगे होंगे तो बेटा उसमें जंप क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मीन इट्स योर थर्ड एप्लीकेशन। व्हेन ए व्हीकल मूव ऑन द अनइवन रोड, मीन रफ रोड, इट रिसीव ए जर्क। तो वो क्या रिसीव करेगा, जर्क रिसीव करेगा। एंड द शॉकर इंक्रीज द टाइम ऑफ द जर्क। शॉकर क्या करेंगे, इंक्रीज द टाइम ऑफ द जर्क एंड हेंस रिड्यूस इट्स फोर्स। टाइम इंटरवल इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। एंड दिस मेक जर्नी योर कंफर्टेबल। इट्स योर थर्ड पॉइंट या थर्ड एप्लीकेशन कि गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में क्या लगे हुए हैं, शॉकर लगे हुए हैं। जब अनइवन मीन रफ सरफेस के ऊपर गाड़ी मूव करती है तो बेटा टाइम इंटरवल बढ़ता है और उसके ऊपर फोर्स जो है कम लगती है, ठीक है। एंड मूव ऑन द फोर्थ एप्लीकेशन देयर एंड फोर्थ, चाइना वार्स आर पैक्ड इन ए स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग। चाइना वार जानते हैं बेटा जसविंदर? सर क्या? चाइना वार्स, CHINAWARE, चाइना वार्स मतलब जो बेटा इसके आपके कॉफी के कप होते हैं या मिट्टी के बर्तन होते हैं या आपके ग्लास ग्लास जो होता है, उनकी जब पैकिंग करते हैं तो उसके बीच में कुछ खाली स्पेस छोड़ते हैं और कोई चीज जैसे जो न्यूज़पेपर है उसको फोल्ड करके बीच में डालते हैं। क्यों डालते हैं बेटा? सर कि जैसे अगर कोई उस पे कोई चीज़ स्ट्राइक करे तो वो हाँ अचानक से किसी चीज़ पे ना पड़े और वो टाइम ज़्यादा लगे किसी चीज़ पे जाने पे और उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। हाँ, और उसके ऊपर फोर्स मतलब अगर टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो इट मीन फोर्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बेटा दीज आर द फोर एप्लीकेशन यू कैन रिमेंबर। नाउ मूव ऑन द न्यूमेरिकल। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल करने हैं तो लिखेंगे क्वेश्चन पे सॉल्व करना है बेटा आपने। लिखो ए क्रिकेट बॉल, राइट ऑन, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास, a cricket ball of mass 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, वन सर 150 किलोग्राम? हाँ जी 150, 150 किलोग्राम, मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूविंग विद ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल है, मास है, सॉरी बेटा नॉट ए किलो, ओनली ग्राम, सॉरी सर ग्राम होगा। ग्राम, यहाँ पे ग्राम लिख दिया। एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूविंग विद ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इज ब्राउड टू रेस्ट, इज ब्राउड टू रेस्ट बाय ए प्लेयर, बाय ए प्लेयर इन इन 0 पॉइंट, इन 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द इम्पल्स, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, एंड एवरेज फोर्स
exerted by the player, exerted by the player। हाँ जी बेटा, देखो क्या बोला हुआ है, एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का मास दिया है 150 ग्राम, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकेंड, मीन इट्स योर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल बोलेंगे कि इनिशियल बोलेंगे बेटा? सर फाइनल। फाइनल कैसे बोलेंगे बेटा, इनिशियल नहीं बोलेंगे। मूव कर रही है, जब जब वो सर जब वो फाइनल तो 0 हो जाएगी इसकी। हाँ, जब वो किसी के हाथों में आ जाएगी, मतलब क्रिकेट प्लेयर के हाथों में आ जाएगी, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी ना। और बोलते हैं क्रिकेट प्लेयर जो है उस बॉल को कैच करने के लिए टाइम लगा रहा है 0.05 सेकेंड। तो बोलता है एक तो आपने इम्पल्स बताना है, उसके ऊपर कितना इम्पल्स लग रहा है, और एक बताएंगे उसके ऊपर एवरेज फोर्स। एक क्या बतानी है आपने, एवरेज फोर्स बतानी है, एवरेज फोर्स। तो बेटा कैसे करना है, ये देखो हाउ टू कैलकुलेट। अब पहले ये देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है और ये ग्राम में है, ये मीटर पर सेकंड है और ये ग्राम में है। तो ग्राम इज द सीजीएस यूनिट एंड मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। सो बेटा यू कैन कन्वर्ट इन ए एसआई यूनिट, मीन मास को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा बेटा, 1.5। 0.15 किलोग्राम। ये तो आ गया बेटा मास किलोग्राम, ठीक है। अब हमने इम्पल्स निकालना है, तो बेटा इम्पल्स, इम्पल्स ये देखेंगे, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, वैसे तो मैंने क्या बताया आपको, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बताया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बताया। अब बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू m इंटू बी माइनस यू। कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करा मैंने, ये देखो f, लिसन केयरफुली, मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज करा। f इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, m इंटू ए मल्टीप्लाई बाय किसके इक्वल होता है, t के इक्वल होता है। अगर मैं t को सॉल्व करूंगा तो t इज इक्वल टू बी माइनस ए, फर्स्ट रिलेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन, बी माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा ए। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी पुनीत जसविंदर, ये रिलेशन यूज करा मैंने, b इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूले को अपने आप रीअरेंज करना आना चाहिए, u प्लस यस सर। ए टी। ये यहां से मैंने t निकाला, तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे m इंटू ए मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना है, b माइनस सर यू। हाँ जी बोलो। सर टी मल्टीप्लाई कैसे होगा एम ए के साथ? है ये मल्टीप्लाई नहीं है, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी है, मल्टीप्लाई अच्छा है आई। ना। हाँ तो यहां से ए रिमेन कैंसल आउट, तो क्या बचा, ए रिमेन कैंसल आउट तो क्या बचा, एम एम इंटू इंटू वी माइनस बी यू। माइनस यू। समझ आया ना बेटा कैसे करा हमने, मतलब फॉर्मूले को रीअरेंज करा बेटा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपने देख रहे हैं आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो मेरे पास मास भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, तो मैंने बेटा इंपल्स को यहां से चेंज कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया, या ये मैंने राइट साइड सॉल्व कर दिया। अब बेटा मास इज देखो कितना है, 0.15, मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फॉर्मूला, अब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है बेटा 15, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे यू गेट मीन दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करो बेटा, माइनस 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, 2.25। अब इंपल्स निकाल रहे हैं तो बेटा यू कैन राइट इट्स यूनिट, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। हाँ जी बेटा गॉट माई पॉइंट जसविंदर नीत। यस यस सर। सर। चलो तो बेटा ये आ गया हमारे पास इम्पल्स। अब इसने बोला था कि आपने एवरेज फोर्स भी बतानी है, ये तो इम्पल्स आ गया मेरे पास -2.25, ठीक है। अब एवरेज फोर्स बताएंगे, मीन एवरेज फोर्स इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, यहीं से ही ये देखो, सर -2.25 को 0.05 के साथ डिवाइड कर देंगे।
हाँ मतलब ये देखे ना, एवरेज फोर्स यहां से निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा ना, आई इम्पल्स अपॉन टाइम। तो इम्पल्स कितना है बेटा मेरे पास, -2.25, 2.25 divided by time interval is 0.05. So if you calculate the force exerted on the hand of the player is equal to -45, क्या लिखेंगे, न्यूटन। बता, जब कभी भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहला वे ये है कि हमने यूनिट्स को सेम करना है। जब तक आपकी यूनिट्स जो है बेटा एक फॉर्म में नहीं है, वन फॉर्म मीन एसआई या एसआई फॉर्म में या सीजीएस या सीजीएस फॉर्म में, तो बेटा आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता है। तो बेटा ये पता लगा ना, देखो कैसे हमने इंटरचेंज करा इसका फॉर्मूला। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी के ऊपर, अब आप करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखो ए बैट, ये लिख लिया आपने, लिख लिया बेटा पुनीत, जसविंदर, यस सर। चलो यस सर। राइट बेटा। ए बैट्समैन, ए बैट्समैन hit back a ball, hit back a ball straight in the direction, straight in the direction of the bowler, of the bowler without changing, without changing its initial speed, its initial speed of 12 meter per second, 12 meter per second. If the mass of the ball, if the mass of the ball is 0.15, 0.15 kilogram, determine, determine the impulse, impulse on the ball। हाँ जी बेटा जल्दी करना है। सर 9 divided by 5। बेटा यू कैन कैलकुलेट द प्रॉपर आंसर, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। वन पॉइंट एट। बेटा नहीं, गलत है। सर -1.8। ये भी गलत है। देखो लगाओ दिमाग लगाओ बेटा, एक सर इसमें मिनट टाइम नहीं आएगा इसमें? है। सर टाइम ही नहीं दिया होगा इसमें? बेटा टाइम तो आप अरेंज करो ना, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला अरेंज करा वैसे देखो आपने कैसे करना है, हाउ इट कैलकुलेट। अभी मैंने ऊपर लिखा भी है फॉर्मूला, अगर कोई दिमाग लगाएगा तो। सर इम्पल्स तो फिर 0 आ जाएगी। यार क्या करते हो तुम, ये देखो क्या क्या गिवन है, मास, मास इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दी है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है, दैट मीन इट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है। अब ये बोलता है इफ द मास ऑफ द बॉल डिटरमाइन द इम्पल्स, ये जा रही है, इट मींस लिसन केयरफुली, ए बैट्समैन हिट
back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed, बिना चेंज करे हुए इसकी इनिशियल स्पीड को। इफ द मास, अब बॉल स्टॉप करने की तो बात ही नहीं करी है इसने, बोल रहा है ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब अगर इनिशियल स्पीड ये है तो जैसे ही बॉलर ने हिट करा, मतलब बॉल फेंकी, तो बैट्समैन ने सेम डायरेक्शन में बॉल को भेज दिया, मीन -12 मीटर पर सेकेंड। गॉट माई पॉइंट बेटा? ऐसा क्यों लिखा मैंने? बैट, अब इसने कैच की तो बात ही नहीं करी है, इसने ये बोला कि बॉल का मास 0.15 किलोग्राम है और बैट्समैन ने बॉल को हिट करा स्ट्रेट डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब ये बॉलर की स्पीड है और ये बैट्समैन ने सेम स्पीड के साथ उसको रिटर्न बैक कर दिया उसी सेम पाथ में। सो योर फॉर्मूला इज इम्पल्स आई इज आल्सो इक्वल टू, क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेट करा मैंने, एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। करेंगे कैलकुलेट अब। आई इज इक्वल टू एम कितना है 0 पॉइंट, यही तो बेटा छोटी छोटी बातें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। 1.5, अब बॉल की रेस्ट की बात नहीं करिए कि रेस्ट में जा रही है, ठीक है। 1.5 क्या आ जाएगा? -12, -12, हाँ जी बेटा -12 कितना हो जाएगा? 24, -24 हो जाएगा। आई इज आल्सो इक्वल टू कितना हो गया? 0.15 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया बेटा? -24। -24 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन योर इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू -3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज योर राइट आंसर। समझे? अब आप फॉर्मूला और लगा रहे थे। अब इसने बोला है कि बॉलर ने जैसे ही बॉल फेंकी तो बैट्समैन ने विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, ये समझना है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब बॉलर ने बॉल इस डायरेक्शन में फेंकी और बैट्समैन ने सेम डायरेक्शन में बॉल को ट्रेवल कर दिया स्ट्रेट ट्रैक में, देन यू कैन राइट हियर -12 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब क्लियर है जसविंदर, पुनीत? यस सर। हाँ जी बेटा जसविंदर, जसविंदर यस सर। चलो एक और लिखेंगे, चलो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे। लिखो व्हाइल कैचिंग ए रॉकेट, व्हाइल WHILE, व्हाइल कैचिंग ए रॉकेट ऑफ मास, रॉकेट ऑफ मास 2 into 10⁻⁴ किलोग्राम, 2 into 10⁻⁴ किलोग्राम, ये रॉकेट का मास दिया है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 5 into 10⁻⁵ न्यूटन, 10⁻⁵ न्यूटन फोर्स ये दी है बेटा, ठीक है। इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड, इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड, इसको अप्लाई कर रहे हैं 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड, कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट, बाय द रॉकेट at the end, at the end, end of 20 second, at the end of 20 second, mean you can calculate the final velocity, you can calculate the final velocity of the rocket। अब कैसे कैलकुलेट करना है ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं करवाता हूं बेटा जल्दी।
और 500 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। हाँ जी जसविंदर, सर हो गया बस। हो गया। सर यस 500। चलो बेटा, गॉट माई पॉइंट कैसे करना है समझ आ गया थोड़ा बहुत। चलो आगे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो इट्स योर राइट आंसर। आगे चल रहे हैं बेटा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने आपको करवा दिया था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ भी आपको करवा दिया था कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम रियल लॉ क्यों बोलते हैं। रियल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को प्रूव कर सकते हैं। अब बेटा आगे थोड़ा सा एक टॉपिक आता है हमारे पास, लिखेंगे राइट एप्रेंट। लिखो बेटा एप्रेंट, APPARENT, APPRENT, apparent, bait of a man, bait of a man, bait of a man in an in an elevator or lift, elevator और लिफ्ट बोल सकते हैं। एप्रेंट का मतलब होता है बेटा चेंज आना, ठीक है, और लिफ्ट, ठीक है। एप्रेंट बेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर और ए लिफ्ट। अब बेटा यहां पे एप्रेंट बेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, ध्यान से सुनना है बेटा। तो कंसीडर ए मैन ऑफ मास एम, जैसे ये आपकी लिफ्ट है बेटा, और यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका रिएक्शन जो है कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। रिएक्शन जैसे मैंने बताया न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ, वेट इज इक्वल टू mg। वेट किसके इक्वल है? mg। अब लिसन केयरफुली, कंसीडर ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन द बेइंग मशीन, या बेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है, and placed in a lift. The actual weight of the man is mg, actual weight mg है। it act vertically downward, इसका weight downward act कर रहा है, ठीक है, and it act vertically downward through the center of gravity g, capital G of the man। आपको पता है acceleration due to gravity of the man। it act in the weighing machine, offer the resistance R, weighing machine read the reaction R, which force experienced by the man, so R mean reaction is the apparent weight of the man। बेटा ध्यान से सुनना है, इसमें ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जो एक बेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, और बेइंग मशीन जो है मतलब मैन का वेट जो है डाउनवर्ड लाई कर रहा है, और बेइंग मशीन जो है उसका रिएक्शन बता रही है, रिएक्शन मीन वेट ऑफ द मैन, ठीक है। अब सिमिलर ये बोल रहा है कि अगर ये बंदा जो है अगर लिफ्ट में खड़ा है, लिसन केयरफुली, लिफ्ट में, और इसका जो व्हेन ए लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, ध्यान से सुनना है, इसके तीन केस है, आपका फॉर्मूला बनेगा। और ये ए साथ साथ में लिख भी लो बेटा, ये ए लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, फर्स्ट केस लिखो बेटा कॉपी में, राइट, फर्स्ट केस लिखो, व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, व्हेन द लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट moving upward, move upward
इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनेगा बेटा, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट जो है ये पर्सन है, पर्सन का वेट नीचे की तरफ है और ये लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना है। अब रिएक्शन आर ऊपर की तरफ है और वेट इसका नीचे की तरफ है। मैंने लिखा आर माइनस एम जी, ये समझ आया क्यों लिखा? रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और वेट इसका नीचे की तरफ है तो मैंने लिखा माइनस एम जी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ? मीन लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, लगेगी बेटा। तो बेटा आर माइनस एम जी, ध्यान से देखना है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू, अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा? यहाँ पे m इंटू ए के इक्वल आया। गॉट माई पॉइंट? अब यहां से रिएक्शन बताना है हमने, ये रिएक्शन क्या हुआ। जैसे मैंने बताया कि बेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, वेट नीचे की तरफ है तो बेइंग मशीन उसका रिएक्शन बता रही है। तो बेटा क्या लिखेंगे इसको, बोलो? एम, हाँ जी बोलो, एम जी, सॉरी एम ए प्लस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एम जी, एम जी, हाँ तो बेटा एम रिमेन कॉमन, एम इंटू ए प्लस जी। वेरी गुड। रिएक्शन इज इक्वल टू एम रिमेन कॉमन और यहाँ पे ए, और आपने याद रखना है आगे न्यूमेरिकल में बनेगा ए प्लस जी। अगर एक्स लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है देन यू गॉट द फॉर्मूला, यू गॉट द फॉर्मूला हियर। अब लिखो इसका सेकंड पॉइंट, राइट द सेकंड पॉइंट बेटा। व्हेन द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, when the lift move downward with acceleration a, downward with acceleration with acceleration a। अब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है, अब नीचे की तरफ जा रही है, ध्यान से देखना है बेटा। अब मतलब एम जी, एम जी माइनस आर। जसविंदर बताएगा मैंने क्यों लिखा एम जी माइनस आर? सर क्योंकि अब बॉडी नीचे को मूव कर रही है तो पॉजिटिव में हो तो गया, जो, हाँ तो पॉजिटिव में चलिए हो गया और रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया तो माइनस में हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ आना था तो एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? एम ए लिख दिया। अब यहाँ से आर निकालना है बेटा जी, निकालो आर, क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? एम रिमेन कॉमन, अगेन एम रिमेन कॉमन, क्या आएगा? जी माइनस ए, क्या लिखेंगे बेटा? जी माइनस ए। अगर लिफ्ट जो है डाउनवर्ड जा रही है विद ए एक्सेलरेशन ए, so your the reaction that is equal to r is equal to mg minus a। और यहाँ पे ऊपर ये बेटा आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी। अब थर्ड केस एंड लास्ट। माइनस माइनस में नहीं चेंज कर सकते, जैसे ए माइनस जी हो जाए? नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। चलो थर्ड केस बोलो, थर्ड केस राइट। लिखो व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट जो है रेस्ट में, और या और लिखो, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v डाउनवर्ड स्लैश अपवर्ड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब मैंने कल भी आपको बताया बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। पढ़ा हुआ है ना बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बेटा आर माइनस, हाँ जी बेटा, एम जी, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? एम, एम ए आएगा, एम मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है? जीरो। सो बेटा आर माइनस एम जी, आर
माइनस एम जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0। इसका 0। मतलब रिएक्शन किसके इक्वल रहेगा, वेट के इक्वल रहेगा। रिएक्शन किसके इक्वल रहेगा, वेट के, मीन एम जी के इक्वल। मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है, देन रिएक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एम जी। एक केस और लिखेंगे बेटा, कई बार फोर्थ केस भी आ जाता है। राइट द फोर्थ केस, राइट द फोर्थ केस। फोर्थ केस लिखेंगे, व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली। अब फ्रीली जा रही है, व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली। तो बेटा अगर फ्रीली जा रही है तो स्मॉल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रीली मूव कर रही है। सो बेटा आर इज इक्वल टू, अब फ्रीली जा रही है, आर इज इक्वल टू सेकेंड वाला रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है। आर इज इक्वल टू एम इंटू क्या आ जाएगा बेटा, जी माइनस जी। क्या आ जाएगा, जी माइनस जी। ए की वैल्यू को मैंने जी पुट कर दिया। सो अगर फ्रीली मूव करेगी देन रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो रिएक्शन किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल। तो बेटा जी ये 4 केस आपने रीड करने हैं और कल हम इन चारों केस के ऊपर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जसविंदर एंड पुनीत। एंड मैं अभी आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर रहा हूँ। हाँ जी, कुछ पूछना है बेटा, बोलो। एवरीथिंग ओके, फाइन। यस सर। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। सर एक एक था कि जैसे जो आपने ये करवाए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो पर्सन का वेट उस बैलेंस जिसमें वो खड़ा होगा उसमें ज्यादा शो करेगा हाँ नॉर्मल वेट से। हाँ, नॉर्मल वेट से अगर वो नीचे को जाएगी तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, जैसे मैंने पुल और पुश का कंसेप्ट आपको बताया था। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।